हे वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आप देख रहे हैं प्रोफेशनल मेरा नाम प्रतीक खत्री। आज हम पढ़ने वाले हैं एएस 14 अमलगमेशन, अकाउंटिंग फॉर अमलगमेशन। तो देखो, अमलगमेशन होता क्या है? जब दो कंपनियां मिलती हैं या तो एक कंपनी किसी को अक्वायर करती है, खरीद लेती है, ठीक है, उसको बोलते हैं अमलगमेशन। जैसे मारुति सुजुकी क्या था, ये हमारा मर्जर था, एक टाइप का अमलगमेशन को बोल सकते हो। या फिर किसी कंपनी ने किसी को अक्वायर कर लिया तो उसका आप अमलगमेशन बोल सकते हो। तो उसकी अकाउंटिंग कैसी होगी, आज वो हम समझने वाले हैं। और आपको ये जो पूरा पीडीएफ दिख रहा है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, आप जाके वहां पे एक्सेस कर सकते हो फ्रीली। और उसको डाउनलोड करिए, प्रिंट करिए, आपकी मर्जी, आपको फ्रेंड्स को शेयर करिए। इट्स टोटली फ्री। और प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अभी के अभी, ताकि आपको इससे रेगुलरली नए नए वीडियोस मिलते रहें। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं, क्या होता है अमलगमेशन और क्या उसकी अकाउंटिंग होती है। ठीक है, देखो सबसे पहले हम समझते हैं भाई, मैंने आपको बता दिया भाई अमलगमेशन क्या होता है। दो कंपनियों का मर्जर या फिर एक कंपनी किसी को अक्वायर कर रही है तो उसको बोलते हैं अमलगमेशन। पर उसमें कुछ कुछ हमें डेफिनेशन समझनी पड़ेगी भाई, डेफिनेशन को समझने के बाद ही हम आगे के टर्म समझ पाएंगे। तो देख, सबसे पहले अब आते हैं हम परचेसर कंपनी, उसको बोलते हैं ट्रांसफरी कंपनी। अमलगमेशन की भाषा में इसको बोलते हैं ट्रांसफरी कंपनी, मतलब परचेसर कंपनी या तो ट्रांसफरी कंपनी। तो इन अमलगमेशन इट इज कॉल्ड ट्रांसफरी कंपनी, जो खरीद रही होती है। ठीक है, फिर आ गया था वेंडर कंपनी, जिसको हम अक्वायर कर रहे होते हैं, जिसके हम शेयर खरीद रहे होते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं ट्रांसफरर कंपनी। ट्रांसफरर कंपनी, क्लियर हुआ? बहुत सिंपल चीज थी यहाँ पे, ये बात आपको याद रखनी ताकि आगे आपको जो भी हम पढ़ेंगे, जो भी हम आगे कंटेंट पढ़ेंगे वो आपको समझ में आए, क्योंकि मैं बार बार ये वर्ड्स यूज करूंगा। क्लियर हो गया? आगे आते हैं टाइप ऑफ अमलगमेशन। देखो, अमलगमेशन मैंने बताया टोटल दो टाइप के हो सकते हैं। या तो मर्जर हो गए इन नेचर ऑफ मर्जर, या इन नेचर ऑफ परचेज। या तो मर्जर होगा, दो लोग मिलेंगे, या तो कोई एक दूसरे को खरीद लेगा, उसको बोलते हैं अमलगमेशन। दो टाइप के हो सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं टाइप ऑफ अकाउंटिंग इन फॉर्म ऑफ मर्जर। मर्जर में हम क्या क्या कर सकते हैं, क्लियर हो गया? सबसे पहले जो भी एसेट एंड लायबिलिटी है, जो भी एसेट एंड लायबिलिटी है वो मर्ज हो जाएंगी। ठीक है, ट्रांसफर कंपनी के ट्रांसफरी के पास चली जाएंगे, एसेट एंड लायबिलिटी मर्ज हो जाएगी। ठीक है, तो लिखा गया ऑल एसेट एंड लायबिलिटी ऑफ ट्रांसफर कंपनी बिकम द एसेट एंड लायबिलिटी ऑफ ट्रांसफरी कंपनी। अब यहाँ पे तो ट्रांसफरर कंपनी है, वो दोनों कंपनी को आप बोल सकते हो, क्योंकि ये मर्जर है ना, कोई किसी को खरीद नहीं रहा। तो ट्रांसफर कंपनी यहाँ पे दो हो सकती है, दोनों को दोनों ट्रांसफर कंपनी हो सकती है। और जो ट्रांसफरी कंपनी होती है, जो एक नई कंपनी बनेगी, उसको हम ट्रांसफरी कंपनी बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि ये परचेस नहीं है ना, ये मर्जर है। तो जो दोनों कंपनी है ना, जो मर्ज हो रही है, दोनों को आप ट्रांसफरर बोल सकते हो, और जो एक नई कंपनी बनेगी उसको आप ट्रांसफरी कंपनी बोलोगे। क्लियर हो गया? हाँ सर क्लियर हो गया, बहुत सिंपल चीज थी। आगे देखते हैं इक्विटी शेयर होल्डर। देखो, एटलीस्ट 90% ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर हमारे जो है वो ट्रांसफरी कंपनी में प्रेजेंट होने चाहिए। मतलब जो शेयर होल्डर पहले थे हमारे 90%, जो शेयर होल्डर पहले थे, एटलीस्ट 90% शेयर होल्डर स्टिल होल्ड करते हो। जो नई कंपनी बनी है ट्रांसफरी कंपनी, उसमें होल्ड करते हो, ये भी एक कंडीशन होती है। अगर उसे कम करें तो फिर ये मर्जर का फॉर्म नहीं कहलाएगा, क्योंकि ये शेयर जो ओनर है वो बदल रहे हैं। ओनर नहीं बदलने चाहिए, बस खाली दोनों मर्ज होने चाहिए, और एटलीस्ट 90% ऑफ शेयर होल्डर सेम रहने चाहिए। ये आपको बात याद रखनी है आफ्टर मर्जर। आ गया था कंसिडरेशन। कंसिडरेशन कैसी होनी है, कैसे डिस्चार्ज करनी है? बाय इश्यू ऑफ न्यू इक्विटी शेयर ऑफ न्यू ट्रांसफरी कंपनी। मतलब जो ट्रांसफर कंपनी थी ना, दो दो ट्रांसफर कंपनी थी हमारी, उन दोनों शेयर को नए शेयर इशू होंगे जो ट्रांसफरी कंपनी है उसके, और पुराने शेयर डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो नई कंपनी में जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो नई कंपनी होके मर्ज होके बन रही है ना, तो उसके जो न्यू शेयर है वो इशू होंगे शेयर होल्डर्स को। तो ये भी एक टाइप का कंडीशन है ऑफ मर्जर। आ गया था बिजनेस कंटिन्यूटी। जो ट्रांसफर का बिजनेस है ना, वो ट्रांसफरी कंपनी कंटिन्यू करेगी। तो ये बात आपको याद रखनी है, जो ट्रांसफरर का बिजनेस है वो ट्रांसफरी कंपनी कंटिन्यू करेगी। क्लियर हो गया? तो आपको ये बात नोट रखनी है, हमेशा आप ये बात नोट रखना, मतलब वो बंद नहीं होगा बिजनेस। आगे आता है बुक वैल्यू। ये क्या होता है? हमें कोई भी एसेट एंड लायबिलिटी की बुक वैल्यू में चेंजेस नहीं लाने हैं, एक्सेप्ट अगर कोई एएस बोलता हो कि यूनिफॉर्म अकाउंटिंग हमें मेंटेन करनी है, तो हमें इस एसेट को चेंज करना पड़ेगा, वो अलग बात है। बाकी जो भी बुक वैल्यू होंगी ना एसेट एंड लायबिलिटी की, वो सेम रहेंगी, उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। आपको ये बात याद रखनी है। क्लियर हो गया? आगे देखते हैं, इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखो, कंपनी ए मर्ज विद कंपनी बी। ठीक है, आगे लिखा कंपनी ए टेक्स ऑल द एसेट एंड असेट ऑफ द कंपनी बी। ठीक है, मतलब सिंपल बात है, कंपनी ए और बी मर्ज हो गए और एक नई कंपनी कंपनी ए ही फॉर्म हो गई, इसको बोल सकते हो। ठीक है, और तो क्या बोल सकते हो, 95% ऑफ द बी शेयर होल्डर मस्ट ज्वाइन कंपनी है, ये कंडीशन हो गई। ठीक है, और सारी एसेट एंड लायबिलिटी भी ट्रांसफर हो गई। आगे आता है दे आर पेड ऑन ए शेयर, जो
ए की जो नई कंपनी टाइप बनी है ना, जिसमें से जो मर्जर हुआ है, उसमें जो भी ए के शेयर्स हैं वो इशू होंगे बी वाले शेयर होल्डर को, क्योंकि बी के शेयर होल्डर के तो बी तो भी रही नहीं, मर्ज हो गई है बी तो उसके जो पुराने शेयर वो मर जाएंगे, जो नए शेयर हैं, जो ए के शेयर्स हैं वो इशू होंगे हमारे बी के शेयर होल्डर को, जो पहले हमारे शेयर होल्डर थे बी के। क्लियर हो गया? उसको बोलते हैं मर्जर। आई होप आपको क्लियर हो गया हो। अगर क्लियर नहीं हुआ तो प्लीज टेलीग्राम पे जाके मेरे को सवाल करिए, सही क्लियर नहीं हुआ मैं आपको वहां जाके एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अमलगमेशन इन नेचर ऑफ परचेज। भाई परचेज के नेचर में हम कैसे अकाउंटिंग करेंगे? सबसे पहले हम समझते हैं परचेज है मतलब यहाँ पे हम खरीद रहे हैं, यहाँ पे हम पूरा एक कंपनी किसी कंपनी को खरीद रही है। ठीक है, सबसे पहले क्या कंडीशन है कि देखो यहाँ पे वन कंपनी अक्वायर्स अनदर, ये तो मैं बता दिया। वन और मोर कंडीशन ऑफ मर्जर इज नॉट सेटिस्फाइड। मतलब सिंपल बात है, आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे कि जब कुछ कुछ कंडीशन ऑफ मर्जर सेटिस्फाई नहीं होंगी, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे इन नेचर ऑफ परचेज। अगर कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है ऑफ मर्जर की, फिर वो मर्जर कहलाएगा। पर अगर कुछ भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है मर्जर की, तो वो परचेज कहलाएगा। क्लियर हो गया? दूसरा, शेयरहोल्डर ऑफ अक्वायर्ड कंपनी डू नॉट यूजुअली कंटिन्यू। क्योंकि देखो हम पूरा परचेज कर लिया, परचेज हम करते हैं क्योंकि हमें पूरी ओनरशिप मिल जाए। तो अगर ओनरशिप पुराने शेयर होल्डर के पास ही रहेगी तो परचेस तो हुआ ही नहीं, ये तो मर्जर हो गया। तो जो शेयर होल्डर, जो ओनरशिप है वो बदलेगी। जो पुरानी कंपनी की जो ओनरशिप थी वो जाएगी नई कंपनी के पास जिसने परचेज किया। तो लॉजिकल बात है, जो पुराने शेयर होल्डर है वो तो रहेंगे ही नहीं, उनको हमने पैसे दे दिए होंगे। समझ आया? यहाँ कुछ कुछ दे दिया होगा, बट हाँ, ये पुराने शेयर होल्डर रहेंगे नहीं, उनकी कोई भी ओनरशिप नहीं रहेगी। ये बात आपको याद रखनी है। आगे देखते हैं, द बिजनेस मे बी नॉट बी इंटरनेट टू कंटिन्यू। ये भी हो सकता है बिजनेस चालू रखे नहीं रखे उनकी मर्जी है, जो भी नए ओनर है, क्योंकि वो नया ओनर है, वो कुछ भी कर सकता है, उसकी प्राइवेट एंटिटी है। एग्जाम्पल, इलॉन मस्क ने अक्वायर किया ट्विटर को उसने पूरा अक्वायर किया, अब चाहे तो उसको वो बंद भी कर सकता है, उसकी मर्जी है वो। मतलब उसने पूरा अक्वायर कर लिया है, ओनर वो अकेला हो गया ओनर। तो फिर देखो जो पुराने शेयर होल्डर थे वो तो रहे नहीं, ट्विटर में तो पुराने शेयर होल्डर नहीं रहे ना। जो जैक डोर्सी था उसको तो पैसे दे दिए, वो भाग गया, चला गया वो। तो जो भी ओनर है भाई, इलॉन मस्क है ट्विटर का ओनर, तो लॉजिकल बात है वो चाहे तो बिजनेस बंद भी कर सकता है, पुराने शेयर होल्डर सेम रहे नहीं है, और ये एक्विजिशन है पूरा का पूरा। क्लियर हो गया मैं क्या बोल रहा हूँ? यहाँ पे एक और एग्जांपल देख लेते हैं कि आपको और क्लैरिटी मिल जाएगी। तो एक्स ने अक्वायर किया वाई को और कंसिडरेशन पे की शेयर होल्डर को, सिंपल बात है, इन कैश इंस्टेड ऑफ शेयर्स। मतलब कैश में दे दिया, शेयर में नहीं दिया। देखो अगर शेयर में दिया होता तो एक कंडीशन थी मर्जर की, वो हो जाती सेटिस्फाई, तो फिर होता है ट्रांजेक्शन इन नेचर ऑफ मर्जर। पर यहाँ पे पेमेंट हुई कैश में, तो लॉजिकल बात ही परचेज कहलाएगा, ये मर्जर नहीं कहलाएगा। क्लियर हुआ? एंड सिंस कंसिडरेशन कंडीशन इज वायोलेटेड, तो ये परचेज कहलाएगा। मतलब इसकी कंडीशन वायोलेट हो गई है तो ये परचेज कहलाएगा। क्लियर हुआ? ये चीज बहुत सिंपल चीज थी। आगे देखते हैं मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग क्या क्या होती है। हमने देख लिया भाई दो टाइप के हमारे अमलगमेशन होते हैं। अब उसकी अकाउंटिंग कैसे करेंगे, क्या क्या उसमें चीजें आ सकती है, क्या क्या नहीं आ सकती, देख लेते हैं। सबसे पहला आता है हमारा पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड, पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड। दूसरा आता है हमारा परचेज मेथड। अब देखते हैं बारी बारी से क्या ये मेथड्स हैं, उनकी अकाउंटिंग कैसे होती है। सबसे पहले हम आते हैं पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड में। इसको ये होता क्या है, ये देखो, यूज फॉर अमलगमेटिंग इन नेचर ऑफ मर्जर ओनली। मतलब मोस्टली हम ये मर्जर के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसको किसके लिए इस्तेमाल करेंगे? जब हम परचेज कर रहे होंगे, एक्विजिशन कर रहे होंगे, तब इस्तेमाल करेंगे परचेज मेथड को। आगे आते हैं, जो असर्टेन लायबिलिटी है ना, वो कैरिंग अमाउंट है, फिर बुक वैल्यू पे ही चलेंगी। जब पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड की बात आएगी ना, तो उसमें असर्टेन लायबिलिटी कैरिंग अमाउंट पे ही चलेंगी। बुक वैल्यू जो आई थी ना पहले हमारी मर्जर के बाद, उस पे ही चलेंगी। आगे आती है, यहाँ पे चाहे तो कैरिंग अमाउंट पे चले, या तो फेयर वैल्यू पे चले, इसकी मर्जी है। क्लियर हो गया? वो उनकी मर्जी, मतलब जो ओनर है उसकी मर्जी है, क्योंकि देखो यहाँ पे पूरा ओनर बदल रहा है, तो ओनर की मर्जी है, चाहे फेयर वैल्यू पे बुक करे या फिर बुक वैल्यू पे बुक करे। पर यहाँ पे क्या मर्जर हो रहा है, यहाँ पे पुराने शेयर होल्डर सेम है, तो अगर पुराने शेयर होल्डर सेम है तो यहाँ पे जो उनकी असेट होगी उनकी वैल्यू भी सेम होगी। लॉजिकल बात है, तभी तो वो बुक वैल्यू सेम चल रही है। लॉजिक तो यही है ना कि भाई क्योंकि शेयर होल्डर की तो वेल्थ सेम ही रहेगी ना, खाली वो मर्जर हो रहा है, तो फिर बुक वैल्यू क्यों चेंज होगी इन पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड में। क्लियर हो गया मैं क्या बोल रहा हूँ? आगे आते हैं रिजर्व्स। All reserves appear same in transferors banks as they were in transferors banks. Sorry, all reserve appear same in transferees account as well as in transferors account. मतलब यहाँ पे रिजर्व चेंज नहीं होंगे, ये बात आपको याद रखनी है। यहाँ पे कोई भी रिजर्व चेंज नहीं होगा, बिल्कुल सेम अपीयर होंगे, पर यहाँ पे रिजर्व चेंज होंगे। यहाँ पे रिजर्व रिकॉर्ड भी नहीं होंगे अनलेस रिक्वायर्ड बाय लॉ। यहाँ पे रिजर्व जो पहले थे वो थे, अभी ये यहाँ के रिजर्व रिकॉर्ड नहीं होंगे।
हाँ, अगर लॉ ने बोला तो रिकॉर्ड हो जाएंगे, बाकी पहले वाले रिजर्व यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं होंगे। सर इसका रीजन, क्योंकि ये परचेस की अकाउंटिंग है, परचेस में वो रिजर्व रखे नहीं रखे उसकी मर्जी, क्योंकि ओनर पूरा बदल गया है, वो ओनर है। अब वो रिजर्व रखे नहीं रखे, क्योंकि पुराने रिजर्व थे वो किसके लिए थे, पुरानी कंपनी के लिए थे, तो कंटिन्यू हो नहीं हो फर्क नहीं पड़ता। पर जो ये मर्जर मेथड में है, उसमें यहाँ पे रिजर्व बदलेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पे देखो शेयर होल्डर नहीं बदल रहे। अगर शेयर होल्डर नहीं बदले तो रिजर्व भी नहीं बदलेंगे, बुक वैल्यू ऑफ एसेट लायबिलिटी भी नहीं बदलेगी, हमारी बैलेंस शीट बदलेगी ही नहीं, खाली हमारा जो ओनरशिप स्ट्रक्चर है वो बदलेगा और नई कंपनी में वो ओनरशिप स्ट्रक्चर आएगा। बट यहाँ पे जो रिजर्व्स है वो सेम ही रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे शेयर होल्डर्स नहीं बदले, ऑलमोस्ट 90% सेम ही शेयर होल्डर्स है यहाँ पे। क्लियर हो गया मैं क्या बोल रहा हूँ? आगे देखते हैं जो डिफरेंस आ रहा है। देखो कुछ कुछ डिफरेंसेस आएंगे। क्या डिफरेंस आएगा सर? देखो शेयर कैपिटल जो हमने इशू किया, बदले में कितना शेयर कैपिटल हमने अक्वायर किया होगा ना, कभी हमने क्या पता ज्यादा इशू कर लिया हो, कम इशू कर लिया हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे? शेयर कैपिटल हमने ज्यादा इशू कर लिया पर हमें वैल्यू कम मिली, या हमने एक पर्टिकुलर इशू करना चाहिए था हमने पर कम इशू किया, ज्यादा इशू किया, तो जो डिफरेंस है वो कहाँ एडजस्ट करेंगे? वो करेंगे हम एडजस्ट रिजर्व्स के अंदर, हम एडजस्ट करेंगे रिजर्व्स के अंदर प्रॉपरली इनको। रिजर्व अगर ज्यादा ज्यादा में इशू कर लिया, देखो यहाँ पे शेयर कैपिटल मैंने इशू किया, मैंने इशू ज्यादा कर लिया और मेरे को कम मिला है, मेरे को मिला कम है शेयर कैपिटल, पर मैंने इशू ज्यादा किया है, मतलब ज्यादा मैंने पैसा दिया है, तो फिर रिजर्व गिरेंगे। अगर मैंने शेयर इशू कम किया है और मेरे को ज्यादा अक्वायर हुआ है शेयर कैपिटल, तो मेरा रिजर्व बढ़ेंगे। लॉजिकल बात है, मेरा प्रॉफिट है नहीं ये, तो उसमें मैं एडजस्ट होंगी। आगे आता है परचेस कंसिडरेशन माइनस नेट एसेट, ये होगा हमारे परचेस मेथड के अंदर। ये क्या होता है? देखो हम परचेस मेथड में डायरेक्टली कैश पे करते थे, भाई अपना हमने कैश पे कर दिया और बदले में हमें कुछ एसेट मिलती है, तो कितना हमने कैश पे किया, बदले में हमें कितनी एसेट मिली, उसका हम डिफरेंस एडजस्ट करेंगे किसके अंदर? गुडविल या फिर कैपिटल रिजर्व के अंदर। अगर हमने ज्यादा पे किया, हमें मिला कम है, तो गुडविल कहलाएगा। अगर हमने कम पे किया और हमें ज्यादा मिला है, तो कैपिटल रिजर्व कहलाएगा, क्योंकि ज्यादा मिला है तो कहीं तो डालना पड़ेगा, तो रिजर्व में डाल देंगे। यहाँ पे भी सेम थी ना कि भाई यहाँ पे ज्यादा अक्वायर किया हमने कैपिटल, शेयर कैपिटल हमने इशू कम किया है, तो रिजर्व बढ़ जाएंगे। यहाँ पे भी अगर हमें ज्यादा ज्यादा हमें मिला है और हमने पे कम किया है, तो हमारे रिजर्व बढ़ जाएंगे, कैपिटल रिजर्व बन जाएगा वहां पे। हाँ, अगर हमने ज्यादा पे करे तो हमारा गुडविल हो जाएगी, वो क्या कर सकते हैं। अगर आपको क्लियर हो तो ही हाँ बोलना, और कमेंट में लिखिए सर क्लियर हो रहा है, मजा आ गया। बहुत प्रिसाइज नोट चाहिए, जाके इसको एक्सेस कर लो टेलीग्राम पे, बहुत मजा आएगा आपको उनको पढ़ने में। आगे आते हैं परचेस कंसिडरेशन। मैं बार बार बोल रहा पहले परचेस कंसिडरेशन मैंने पे की, तो ये होती क्या है, उसमें क्या क्या आता है? देखो इसमें क्या क्या आता है, जितने भी आपने शेयर एग्रीगेटली इशू कर दिए, या फिर आपने कोई और सिक्योरिटी इशू की, एग्जाम्पल प्रेफरेंस शेयर्स, कुछ भी डिबेंचर्स, कुछ भी आपने अगर इशू की है, या फिर आपने पेमेंट की इन कैश के अंदर, पेमेंट अगर कुछ भी कैश में की है, या तो कोई और आपने असेट दी है, ये सबको मिला के आपका बनता है परचेस कंसिडरेशन। ये सबको मिला के आपका बनता है परचेस कंसिडरेशन। बहुत सिंपल चीज थी। आगे आता है पीसी इज पेड टू शेयर होल्डर ऑफ द ट्रांसफरर कंपनी। ये आपको याद रखनी है, जिस भी कंपनी, देखो या तो मर्जर हो रही है तो दोनों ट्रांसफर कंपनी है, दोनों को न्यू कंपनी पे करेगी परचेस कंसिडरेशन। अगर हम अक्वायर कर रहे हैं तो एक कंपनी दूसरे को पे करेगी, वाइल इन मेथड ऑफ परचेज, इन मेथड ऑफ एक्विजिशन। क्लियर हुआ क्या बोल रहा हूं मैं? तो पीसी तो पे होना ही होना है टू ट्रांसफर कंपनी। क्लियर हुआ क्या बोल रहा हूं मैं? क्योंकि भाई उसकी कंपनी पूरी एक्वायर कर रहे हैं, चाहे मर्जर हो या फिर चाहे एक्विजिशन मेथड हो, जो भी मेथड हो। आ गया था उसमें क्या क्या इंक्लूड होगा, उसमें जो पेमेंट जो भी हमने की है इक्विटी शेयर होल्डर्स को, और जो भी हमने प्रेफरेंस शेयर को पेमेंट की है, वो पीसी का पार्ट बनेगी। बट अगर हमने कोई पेमेंट के डिबेंचर होल्डर को, जो हमारी जो जो हमारे एक्विजिशन का पार्ट नहीं है, जो हमारे परचेस का पार्ट ही नहीं है, हमने ऐसे डिबेंचर्स को पे किया है, तो वो पार्ट नहीं बनेंगे इसका। हाँ, अगर वो पार्ट है, हमारा पार्ट है परचेस कंसिडरेशन का, हम उसको भी हम हमारा डिस्कशन किया हमने, उनको भी पे करेंगे। अगर ऐसा कुछ पार्ट है तो ठीक है, वो काउंट होगा हमारे पीसी के अंदर। पर अगर वो डिस्कशन में बना ही नहीं है, तो हम डिबेंचर होल्डर को काउंट नहीं करेंगे। क्लियर हो गया? आगे देखते हैं। कैलकुलेशन मेथड भी हमारी दो है टोटल यहाँ पे। एक तो होती है नेट पेमेंट्स मेथड, दूसरा आता है हमारा नेट एसेट मेथड। नेट पेमेंट मेथड में क्या होती है कि टोटल भी जितनी भी हमने पेमेंट्स की हैं शेयर होल्डर को, चाहे हमने शेयर इशू किया फिर कुछ भी किया, तो उसको बोलते हैं नेट पेमेंट्स मेथड। आगे आता है नेट एसेट मेथड। ये क्या होती है? हमने सामने वाले को कुछ पेमेंट्स नहीं किए, हमने शेयर होल्डर की असेट एक्वायर कर ली और लायबिलिटी भी एक्वायर कर ली, तो असेट एक्वायर की असेट माइनस लायबिलिटी, तो हमारे नेट एसेट मेथड होगी, तो उसको बोलते हैं हमारी नेट एसेट मेथड। तो यहाँ पे असेट का मैं काउंट करूंगा, असेट के फॉर्म में काउंट करूंगा, उसको बोलते हैं नेट एसेट मेथड। अगर मैं यहाँ पे सिंपली पेमेंट्स के मेथड में काउंट करूंगा, भाई हमने कितने पैसे दिए, तो उसको बोलते हैं नेट पेमेंट्स मेथड।
तो ये दोनों हमारे कैलकुलेशन मेथड्स थी जिसके थ्रू हम हमारा पीसी निकाल पाएंगे। क्लियर हुआ? पीसी हम दो तरीके से निकाल सकते हैं, या तो कितनी हमने टोटल पेमेंट्स कर ली, यहाँ पे मैंने दिखा दिया, या तो कितनी मेरे को नेट एसेट मिली, वो मेरा पीसी बन जाएगा। क्लियर हुआ? और जो नेट एसेट मेथड है ना, वो हमारी हमेशा काउंट होती है परचेस वाली टाइप ऑफ एक्विजिशन के अंदर, परचेस वाली टाइप ऑफ अमलगमेशन के अंदर। और जो नेट पेमेंट्स मेथड है ना, वो मोस्टली काउंट होती है हमारी वाइल इन कैलकुलेटिंग मर्जर। आपको ये बात याद रखनी है। क्लियर हो गया? ये दोनों डिफरेंस काफी अच्छे हैं, और ये थोड़ा रिविजन टाइप है तो थोड़ा मैं फास्ट करवा रहा हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक कर लेना, और आगे भी बहुत सारे वीडियोस आपको ऐसे दिख जाएंगे। आगे देखते हैं, इसका हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। भाई ए टेक ओवर करता है बी को, ए ने टेक ओवर किया बी को, ठीक है, और शेयर इशू किए 10,000 ऑफ ₹10 ईच टू 20 इक्विटी शेयर होल्डर। ठीक है, शेयर इशू कर लिए, तो हमने 1 लाख के इशू किए, साथ में हमने कुछ 50,000 रुपए पे किए 20 के प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, साथ में हमने कुछ डिबेंचर्स को भी पे करने का सोचा। बट ये हमें इग्नोर करना है क्योंकि ये पार्ट नहीं है परचेस कंसिडरेशन का। डिबेंचर को पेमेंट करना वो पार्ट नहीं होता परचेस कंसिडरेशन का। तो टोटल 1 लाख और 50,000 ये हमारा बन जाएगा परचेस कंसिडरेशन टोटल। क्लियर हो गया? बहुत सिंपल चीज थी ये सर, क्लियर हो गया। आगे आता है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एंड रिजर्व। ये कैसे होता है? देखो, हमने पहले ऊपर पढ़ा था कि भाई अगर हमने ज्यादा पेमेंट की है और हमें कम असेट मिली है तो हमारी वो गुडविल कहलाएगी, या तो हमने कम पेमेंट की पर ज्यादा असेट मिली तो हमारा कैपिटल रिजर्व कहलाएगा। तो उनका ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे? अलग अलग मेथड के थ्रू। सपोज पहले आता है पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड। अगर हम मर्जर की बात कर रहे हैं, ठीक है, अगर हम मर्जर की बात करें तो उसमें क्या करेंगे? ऑल रिजर्व आर रिकॉर्डेड एज इट इज। तो चाहे कैपिटल रिजर्व हो वो बिल्कुल सेम रिकॉर्ड होगा। क्लियर हुआ? एंड जो भी कंसिडरेशन पे किया मैंने शेयर कैपिटल ट्रांसफर, इट इज एडजस्टेड टुवर्ड्स द रिजर्व। सिंपल बात है कि भाई अगर हमारा हमने कंसिडरेशन ज्यादा पे की और हमें कम मिला है कैपिटल, ज्यादा पे की हमने कंसिडरेशन, हमें कैपिटल कम मिला है तो हमारा नुकसान हो रहा है, तो रिजर्व को घटा देंगे। लॉजिकल बात है। और अगर हमें कंसिडरेशन कम पे की है और हमें ज्यादा मिला है शेयर कैपिटल, तो हमारा फायदा हुआ है, तो हम रिजर्व्स को बढ़ा देंगे। तो इस वे में हम यहाँ पे रिजर्व्स में एडजस्टमेंट्स लेके आएंगे। क्लियर हो गया आपको मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं बहुत सिंपल चीज थी। आगे आते हैं इन परचेज मेथड। इन परचेज मेथड में हम क्या कर सकते हैं? देखो, यहाँ पे होता क्या है, जब हम कुछ किसी को परचेज करते हैं ना, तो जो हमारे जो रिजर्व्स हैं, जो होता है हमारे स्टैट्यूटरी रिजर्व्स, जो हमें मेंटेन रखने पड़ते हैं। एग्जांपल इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व, एग्जांपल वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। तो कुछ कुछ ऐसे रिजर्व्स हैं जो सरकार बोलती है आपको मेंटेन रखने ही रखना है। हाँ, बाकी रिजर्व आप हटा दो भले, पर जो कुछ कुछ जो सरकारी रिजर्व्स हैं जो सरकार ने प्रिस्क्राइब किए एज पर कंपनीज लॉ, तो आपको मेंटेन करने पड़ेंगे। तो सर वो कैसे मेंटेन करेंगे? जब भी हम अक्वायर करेंगे तो, और क्योंकि वो तो थोड़ा इम्बैलेंस हो जाएगा, हम उनको सेम कंपनी को हम कैसे मेंटेन करेंगे रिजर्व्स को? तो देखते एक बार। देखो, उनको हम कैसे करेंगे मेंटेन? सबसे पहले हम समझेंगे भाई दीज आर रिटेन बाय द डेबिटिंग स्पेशल अकाउंट कॉल्ड अमलगमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व। मतलब रिजर्व को तो हम हमारी कंपनी में क्रेडिट करेंगे ही करेंगे। तो जो अगर हम रिजर्व को क्रेडिट करेंगे तो हम डेबिट क्या करेंगे? हम डेबिट करेंगे अमलगमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व को। तो हमने देखा है ना ये वाला अमलगमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व को। अगर हम जो भी हमारे जो रिजर्व है जो हमें मेंटेन कर रहे हैं, उनको अगर हम ला रहे कंपनी में, उनको हम क्रेडिट कर रहे हैं, तो बदले में डेबिट क्या करेंगे? अमलगमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व को हम डेबिट कर लेंगे। क्लियर हुआ मैं क्या बोल रहा हूं मैं? तो इस वे में विद द हेल्प ऑफ अमलगमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व अकाउंट, इसके थ्रू हम मेंटेन करेंगे हमारी स्टैट्यूटरी रिजर्व्स को। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, बहुत सिंपल चीज थी ये। क्लियर हुआ? और फिर इनको पता है कैसे दिखाएंगे? जो रिजर्व्स है ना, जो हमारे टोटल रिजर्व्स है, उसमें ये वाला अकाउंट माइनस करके दिखाएंगे, नेगेटिव करके दिखाएंगे, क्योंकि देखो ये डेबिट हुआ है ना, टोटल रिजर्व्स आ गए, माइनस कर देंगे अमलगमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व। सिंपल चीज हो गया। समझ आ गया क्या बोल रहा हूं मैं? बहुत सिंपल चीज थी। हाँ सर, क्लियर हो गया हमें। आगे आता है जो गुडविल एंड कैपिटल रिजर्व, उसको हम कैसे ट्रीट करेंगे? सपोज अगर परचेस कंसिडरेशन ज्यादा है और यहाँ पे नेट एसेट कम है तो वो गुडविल कहलाएगा। अगर पीसी हमारा कम है और नेट एसेट ज्यादा हमें मिल रही तो हमारा कहलाएगा कैपिटल रिजर्व। तो हम कैसे ट्रीटमेंट देंगे? हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखो एग्जाम्पल में क्या लिखा है, तो नेट एसेट मैंने अक्वायर की है ना, वो थी 10 लाख की, ठीक है, और जो हमारा पीसी था वो था 12 लाख का। तो नेट एसेट हमें कम मिली और हमने ज्यादा पीसी दिया, तो 2 लाख का हमारा क्या हो गया? हमारे गुडविल बन गई। क्लियर हो गया? तो उसको हम बुक कर देंगे गुडविल, और उसको हम दिखाएंगे एसेट के अंदर। अगर कैपिटल रिजर्व बन गया तो बुक कर देंगे कैपिटल रिजर्व, उसको हम दिखाएंगे रिजर्व्स के अंदर। और जो भी हमारा जो रिजर्व हम मेंटेन करना चाह रहे हैं, जो हमारे स्टैट्यूटरी रिजर्व्स हैं, तो अगर उनको मेंटेन तो हम कर देंगे, बदले में हम जो अमलगमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व उसको हम माइनस दिखा देंगे। क्लियर हो गया मैं क्या बोल रहा हूं मैं? पक्का? वेरी गुड। आगे देखते हैं।
आगे आता है अमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल। ये क्या होता है? देखो गुडविल जो भी हम मेंटेन कर रहे हैं ना उसको हमें अमोर्टाइज करना पड़ेगा। हाँ, बट नॉट एक्सीडिंग 5 ईयर्स। हमें हर साल तो गुडविल भी कम होती है, जो भी हम गुडविल अक्वायर किए वो कम होती है, तो हमें 5 साल तक उसको अमोर्टाइज करते रहना है, और वो 5 साल तक ही करनी चाहिए, उसके आगे नहीं होनी चाहिए। तो पूरे 5 साल में खत्म कर देनी है। सपोज 1 लाख है, तो सपोज 1 लाख हो रहा है यहाँ पे, डिवाइड बाय 5 ईयर, तो हर साल हमें 20,000 का करना है यहाँ पे अमोर्टाइजेशन। क्लियर हो गया आपको मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं बहुत सिंपल चीज थी। आगे देखते हैं। डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, हमें क्या क्या डिस्क्लोज करना पड़ेगा आफ्टर अमलगमेशन, हमें क्या क्या डिस्क्लोज करना पड़ेगा, देखते हैं। सबसे पहले हम दिखाते हैं नेचर एंड नेम इन्वॉल्व ऑफ बिजनेस ऑफ ट्रांसफरर कंपनी। ये तो हमें बताना ही पड़ेगा भाई कौन सी कंपनी हमें अक्वायर किया, उसका नेचर क्या था। दूसरा आता है इफेक्टिव डेट एंड मेथड ऑफ अकाउंटिंग। क्या इफेक्टिव डेट क्या है उसकी अकाउंटिंग की, हमें ये भी मेंशन करनी पड़ेगी। क्या इफेक्टिव डेट से हमने उसको अक्वायर किया था। क्लियर हो गया? क्योंकि तब से हम सारे काउंट करेंगे ऑपरेशंस। आगे आते हैं फॉर पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड, डिस्क्रिप्शन ऑफ शेयर्स इशूड इन परसेंटेज ऑफ एक्सचेंज, मतलब हमने कितने शेयर इशू किए और हमें कितना परसेंटेज मिला बदले में इन पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड के अंदर, ये हमें दिखाना पड़ेगा। आगे आते हैं फॉर परचेज मेथड, कंसिडरेशन पेड इन द ट्रीटमेंट ऑफ डिफरेंस ऑफ गुडविल एंड कैपिटल रिजर्व का, जो भी हमें कैलकुलेशन होता है ना गुडविल कैपिटल रिजर्व का, भाई कैसे हमने निकाला गुडविल, कैसे निकाला कैपिटल रिजर्व का, तो वो भी हमें पूरा मेंशन करना पड़ेगा अगर हम परचेज कर रहे हैं तो। यहीं पे आपको वीडियो खत्म होता है। अगर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा देना, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज फ्रेंड्स को शेयर भी करना, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।